नमस्कार मित्रों, भाषा के बहाने एक बार फिर से आपका स्वागत। आज के अंक में हम पिछले अंक की ही वार्ता का अगला भाग दिखा रहे हैं। प्रोफेसर अभिषेक अवतंश ने जो भारत की अपारंपरिक हिंदी पर बात शुरू की थी, उसका कुछ हिस्सा हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रोफेसर अवतंश, जैसा पिछली बार मैंने आप लोगों को निवेदन किया था, जो नए श्रोते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि भाषा और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत जाने माने नाम है। अनेक भारतीय भाषाओं में हिंदी और उसकी उपभाषाओं, बोलियों, उसकी छटाओं में उनका बड़ा गंभीर अध्ययन है। विश्व की अनेक भाषाओं से सुपरिचित हैं और नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय में हिंदी और भाषा विज्ञान सिखा रहे हैं अहिंदी भाषी छात्रों को। पिछली बार इन्होंने हिंदी के कथित अपारंपरिक स्वरूपों पर, जो हिंदी के साथ साथ बढ़ रहे हैं और हिंदी को हिंदी क्षेत्र से बाहर उनके द्वारा विकसित रूप में, ये कोई थोपी गई हिंदी नहीं है, उनके द्वारा स्वयं विकसित की गई है। पिजियन बनी, क्रियोल बनी और आज व्यवहार भाषा है। ऐसी मुंबईया हिंदी पर चर्चा की थी, दक्षिणी हिंदी पर चर्चा की थी और इस बहाने अनेक बातें उन्होंने सुझाई थी, बताई थी। आज वो हमें ले चल रहे हैं भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर। भारत का हिंदी का एक अद्भुत रूप इन क्षेत्रों में मिलता है। कलकत्ता हिंदी, कलकतिया हिंदी जिसे कह रहे हैं बोलचाल में, इसकी अपनी छटा है। और एक अच्छी बात मुझे भी ये लगती है कि वहाँ लिंग का कोई झंझट नहीं है। जैसा हिंदी का सबसे कठिन अंश व्याकरण का माना जाता है लिंग निर्धारण, वहाँ सब कुछ पुल्लिंग है। वहाँ पानी भी पिया जाता है, खाना भी खाया जाता है, लस्सी भी खाया जाता है। उसके बाद वो और उत्तर पूर्व की ओर चल रहे हैं। एक सांस्कृतिक केंद्र है बड़ा पुराना, मेघालय की राजधानी, यो छोटा सा नगर है लेकिन जिसमें महानगरीय विशेषताएं हैं। वहाँ अनेक स्थानीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी का जो स्वरूप पनपा है, उन्होंने अपने ढंग से व्याकरण को साधा है और इस तरह से पूर्वी हिंदी की अनेक छटाओं का वो उल्लेख करेंगे। बाकी हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं। आइए मेरे साथ सुनते हैं प्रोफेसर अभिषेक अवतंश को हिंदी के अपारंपरिक रूपों पर। हैदराबादी हिंदी का एक रूप आपने देखा, और आप हैदराबाद में अगर आप रहते हैं या रह चुके हैं या जाते हैं वहाँ, तो वहाँ आपको मिलेगी। इसके बाद एक हिंदी का एक और रूप आपको दिखेगा, वो एक दूसरा महानगर है, वो है कलकत्ता यानी कोलकाता जिसे अब कहा जाता है, कलकतिया हिंदी। तो कलकतिया हिंदी जो है, ये हिंदी बहुत पुरानी है। आप इसके पीछे जाएं तो ब्रिटिश जब शासन काल था भारत में, तो 1911 में कलकत्ता ब्रिटेन का जो पहली राजधानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां पर बनाई गई थी। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता थी। और आप जानते हैं कि कलकत्ता में कई सारे प्रदेशों के लोग आकर काम कर रहे थे, रह रहे थे, और खासकर मारवाड़ी लोगों की वहाँ काफी बड़ी तादाद थी हिंदी बोलने वाले। और बाद में हिंदी भाषी क्षेत्रों से लोग गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और पूरे भारत से। तो सब लोगों के बीच में एक कलकतिया हिंदुस्तानी का वहां पर जन्म हुआ। और ये जो भाषा थी, इसमें एक अलग ही तरह की भाषा विकसित हुई, जो हिंदी का एक रूप था। और आपको शायद पता होगा कि बंगाली एक बहुत महान लिंग्विस्ट हैं, सुनीति कुमार चैटर्जी। तो सुनीति कुमार चैटर्जी ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है कलकत्ता हिंदुस्तानी, अ स्टडी ऑफ जरगांव डायलेक्ट, जो कि 1931 में पब्लिश हुई थी। सुनीति कुमार चैटर्जी की एक और बात आपको आपको बताऊं मैं कि सुनीति कुमार चैटर्जी एक वो भाषा वैज्ञानिक थे जो बांग्ला भाषी होते हुए भी उन्होंने कहा था कि हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। आप देखिए कि एक बंगाल में रहते हुए एक व्यक्ति कह रहा है कि हिंदी को बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसने एक कंडीशन लगाया। कंडीशन ये था कि हिंदी अपने जो लिंग का जो रूप है, जो लिंग विधान है, उसको छोड़ दे।
मतलब एक प्रपोजल था ये, कि आप लोग बोलते हैं कि बस जा रही है, बस आ रही है, हम बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं ये। सो उनको लगता था कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है नॉन हिंदी स्पीकर्स के लिए, और जो जो हिंदी नहीं बोलते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है इसको सीखने, क्योंकि हिंदी में जो लिंग है, जेंडर का जो मामला है, ये बड़ा ही मतलब कष्टदायक है। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। जो लोग हिंदी सीख रहे हैं उनको खासकर परेशानी होती है, क्योंकि लिंग बदल जाता है, हर चीज का लिंग होता है, कोई भी वस्तु उसका लिंग होता है। तो उन्होंने कहा कि लिंग जो है आप उसको कलकतिया हिंदुस्तानी की जैसा बनाइए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कलकतिया हिंदुस्तानी में वो व्यवस्था थी जिसमें लिंग नहीं था। लिंग जो था वो हमेशा मैस्कुलिन था, यानी कि पुल्लिंग था। तो अब आप कलकतिया हिंदुस्तानी अगर आप बोलती हैं तो आप बोलेंगी कि बस आ रहा है, और साइकिल आ रहा है, और ट्रक आ रहा है, और रेलगाड़ी आ रहा है, सबके लिए आ रहा है। तो ये एक सिंप्लीफाइड, एक सरलीकृत हिंदी थी, और इस हिंदी में लोगों को बोलने में बहुत आसानी होती थी। कई सारे जो हमारे ग्रामर में, जो हमारे व्याकरण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा, कुछ लोग मतलब खास के जो सीख रहे हैं उनके लिए जटिल है। जैसे ने लगाना, मैंने, तूने, आपने, आपने खाया, मैंने खाया। तो मैंने रोटी खाई और मैंने समोसा खाया, ये क्यों हो गया ऐसा? अब किसी को समझाना है कि नहीं, रोटी खाई क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए रोटी खाई, और मैंने समोसा खाया क्योंकि समोसा पुल्लिंग है इसलिए खाया। ये समझाना मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कलकतिया हिंदुस्तानी में ऐसा नहीं, मैं समोसा खाया, मैं रोटी खाया, उनमें कलकतिया हिंदुस्तानी में था ऐसा। तो इस तरह के जो मतलब उन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया था, ये उनको लगा कि ये अच्छा होगा, और हिंदी इस रूप में ज्यादा समझी जा सकती है पूरे भारत। बात अलग है कि उनको, उनके प्रपोजल को माना नहीं गया, लेकिन उनका विचार था ये। तो कलकत्ता में इस तरह की हिंदी बोली जाती है, और इस तरह के लोग वहां पे इसको बोलते थे, और आज भी बोलने वाले हैं। अब भी आप जाएं कलकत्ता में तो कई बार ऐसा मैंने कहीं पढ़ा शायद कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा है कि कोई एनआरआई आए वहां पे, कल बांग्ला भाषी, और उतरे वो कलकत्ता के बाजार में गए तो देखे कि वहां तो सब लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो उनको शौक हुआ कि ये क्या है, क्या मैं बंगाल में आ गया हूँ, या फिर मैं हिंदी किसी इलाके में आ गया हूँ। तो कलकत्ता में हिंदी का ये रूप अभी है कि आप कलकत्ता में हिंदी बहुत लोग बोलते हैं, बाइलिंगुअल है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा भी है। अच्छा है इसलिए कि देखिए, बहुभाषिकता भारत की एक पहचान है, और हम जितनी ज्यादा भाषाएं सीखें और बोलें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम बंगाली भी बोलें, हम मराठी भी बोलें, और हम मराठी के साथ साथ हिंदी भी बोलें, ताकि हिंदी हम सबको जोड़े रखे। और ये काम हिंदी कर रही है, कोई एक भाषा तो करेगी ये काम। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि वहां पे लोग दो दो तीन तीन भाषाएं बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं। इसके बाद में एक और बहुत ही विशिष्ट भाषा और जो रूप है हिंदी का, वहां आपको ले जाना चाहता हूँ, और वो है पूर्वोत्तर भारत में शिलोंग में। और नॉर्थ ईस्ट में तो आप जानते हैं कि सेवन सिस्टर्स कहा जाता है उनको, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो उसमें शिलोंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी है मेघालय की। मेघालय में आप विश्वास न करें, क्योंकि मेघालय एक अपने आप में एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कॉस्मोपॉलिटन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेघालय पहला स्थान था जहाँ पर सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। और और वहाँ पे एजुकेशनल के रूप में काफी बहुत आगे है वो। और शिलोंग में गया हूँ कई बार। तो शिलोंग में आप देखिए तो शिलोंग ना सिर्फ एजुकेशन का हब है, बल्कि आप देखिए तो जो ईस्टर्न कमांड है भारतीय सेना की, वो शिलोंग में है। तो वायुसेना, थल सेना, आर्मी की बड़ी कमांड वहां पे है। तो आप जानते हैं कि आर्मी की इतनी बड़ी कमांड जब वहां पर है तो आर्मी के लोग वहां जाएंगे, और कई लोग वहां पे काम करेंगे, सरकार बहुत बड़ी वहां पे व्यवस्था बनाएगी, और वहां पे है। तो शिलोंग में क्या हुआ कि हिंदी भाषी लोगों का बहुत बड़ी तादाद वहां पर रहने गई और रह रही थी उनके बीच में। और शिलोंग के जो दूसरे प्रांतों से जो लोग आ रहे हैं, जैसे मणिपुर के जो लोग आ रहे हैं या मिजोरम के जो लोग आ रहे हैं, इनके बीच में आपस में एक ऐसी एक संपर्क भाषा का, एक लिंगुआ फ्रैंका का
एक विकास हुआ, जिसे हम कहते हैं शिलोंगी हिंदी। एक अलग ही तरह की हिंदी थी। आप अगर जाएँ शिलांग तो आपको कभी-कभी तो शुरू में तो समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि हिंदी बोल रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें तरह-तरह की भाषाएँ, जो नागा भाषाएँ हैं या फिर जो मणिपुर है, मैतेलॉन बोलते हैं मणिपुर की भाषा को, या फिर जो खासी भाषा है, जो शिलांग की अपनी भाषा है, खासी हिल्स में बोली जाती है, जयंतिया है, इन सभी भाषाओं को मिलाकर ये भाषा तैयार हुई है। और आपको मैं उदाहरण दूँ, तो जैसे हिंदी में आप कहते हैं आज नहीं होगा, तो शिलांग की हिंदी में कहते हैं आज नहीं सकेगा। और उसी तरह से थोड़ा-थोड़ा हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में थोड़ा-थोड़ा आप लीजिए, थोड़ा-थोड़ा खाइए, तो वो बोलते हैं लाहे-लाहे। अब ये सोचने की बात है कि ये लाहे-लाहे किसी और भाषा से आया हुआ शब्द है। ये शायद हो सकता है ये नागा भाषाओं से आया हो या फिर ये खासी से आया हो। उसी तरह से बोलते हैं अधिक, अधिक हम बोलते हैं अधिक या ज़्यादा हिंदी में, मानक हिंदी में, और वो बोलते हैं बेसी, तो ये बेसी है, ये ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ये उत्तर-पूर्व की कई भाषाओं में ये शब्द समाया हुआ है, बेसी। और ये बेसी जो शब्द है, ये बंगाली में भी है मेरे ख्याल से, और भोजपुरी में भी है। तो कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अगर मेरे पास होगा तो मैं दूँगा। हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, अगर मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें दूँगा। तो वो बोलेंगे शिलांग की हिंदी में, होने से देगा। एक बहुत ही सिंपल एकदम, देखिए कितना ये सरल है, कितना ये आसान है। ये जो वाक्य है, इसने एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन को तोड़ के एकदम छोटा कर दिया और एकदम समझ समझ में आ रहा है कि होने से देगा, होने से देगा, होने से नहीं होगा तो नहीं देगा, होने से देगा। तो ये जो उदाहरण है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हिंदी को सरलीकृत करके वहाँ पे लोगों ने बोलना शुरू किया। और शिलांग की हिंदी को के साथ मैं जोड़ूँ तो अ, एक और अभी एक किताब मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, उसमें उल्लेख आया कि अरुणाचल प्रदेश, जो इतना बड़ा प्रदेश है हमारा भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न नेपा जिसे बोला जाता था पहले, अरुणाचल प्रदेश में करीब 16 या 17 से ज्यादा अलग-अलग जनजातियां हैं और सबकी अलग-अलग भाषाएं हैं। आप विश्वास ना करें कि अरुणाचल प्रदेश में जो संपर्क भाषा है, जो एक दूसरे से जोड़ती है लोगों को, वो क्या है? तो वो है वहाँ की हिंदी, जिसे हम कहते हैं नेफामीज। तो ये नेफामीज जो है, ये जो वहाँ की जो हिंदी है, और जिसमें आप कह लें कि वहाँ की जो स्कूल में जो वहाँ पे जो लोग बोलते हैं, बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, वो वहाँ की हिंदी के रूप में डेवलप हुई है। आप देखिए तो भारत की जो खेल मंत्री है, मैं शायद युवा मंत्री हैं, युवा एवं खेल मंत्री हैं, किरण रिजिजू जी जो खेल मंत्री हैं, तो उनकी हिंदी आप सुने, कितनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं वो। मतलब मैं तो आश्चर्यचकित था जब पहली बार मैंने सुना था कि कैसी हिंदी बोल रहे हैं। तो ये जो हिंदी आ रही है वहीं से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। आप देखिए कि ये हिंदी है, ये वही भाषा है जिसे जो और पूरे देश को जोड़ने का काम कर रही है। और ये जो अलग-अलग इसकी किस्में हैं, जो अरुणाचल में बोली जाती हैं, चाहे वो नागालैंड में बोली जाती हैं, और चाहे वो शिलांग में बोली जा रही हैं, कलकत्ता की हिंदी है, हैदराबाद की हिंदी है, और बम्बई की हिंदी, इन सभी हिंदियों को जोड़ के एक सम्मिलित हिंदी का एक समेकित परिवार बना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो हिंदी है, यही हिंदी को सुदृढ़ कर रही है, इसको जोड़ रही है। और इससे हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं चाहूँगा कि हम इस तरह की हिंदी को प्रोत्साहित करें, और हमें, जैसे पहले होता भी था और होता अभी भी होता है, कि दूरदर्शन पे कई कार्यक्रम आते थे जिसमें ऐसे पात्र होते थे जो ऐसी हिंदियाँ बोलते थे, जैसे हैदराबाद की हिंदी या फिर बम्बईया हिंदी या शिलांग की हिंदी, और हमें उसमें आनंद भी आता था, वो हमें बड़े कान में बड़े अच्छे लगते थे सुनने में। उनका एक माधुर्य था। तो ये सब चीजें हम देखें तो हम पाएंगे कि हिंदी को एक जोड़ने और एकता में बांधने का काम ये सभी गैर पारंपरिक जो रूप हैं ये कर रहे हैं, जिसको हम साथ साथ जो पारंपरिक रूपों के साथ जोड़ के देख सकते हैं, अवधी हो या ब्रजभाषा हो, भोजपुरी हो, ये सभी जो पारंपरिक रूप हैं, छत्तीसगढ़ी है, उसके बाद मालवी है,
और मेवाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है, कई सारे हैं। आप जानते हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों में भाषाएँ बोलते हैं लोग और ये सब लोक भाषाएँ हिंदी को जोड़ती हैं। अब इनमें हमें शामिल करने का वक़्त आ गया है कि हम ये जो गैर पारंपरिक, अपारंपरिक जो भाषाएँ इनको भी शामिल करें। तो धन्यवाद, शुक्रिया और आशा है कि आपको मेरा ये वक्तव्य पसंद आया होगा और नमस्कार। तो ये थे प्रोफेसर अवतंस, जिन्होंने हिंदी के कुछ और स्वरूपों पर चर्चा की थी। इनकी एक बात आपने भी गौर की होगी कि बहुभाषिकता हम भारतीयों में है और हिंदी हमें बहुभाषिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही है कि हिंदी के जो ये आंचलिक, क्षेत्रीय, अपारंपरिक जो भी कहिए रूप विकसित हो रहे हैं, ये हिंदी को संपर्क भाषा, लिंगुआ फ्रैंका बनाने में बड़े सहायक हैं और इस तरह से हमारी व्यापक संपर्क संप्रेषण के लिए हिंदी जानना सहायक हो रहा है। अब एक बात मैं अपने दर्शकों श्रोताओं से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के परिवर्तन, क्योंकि व्याकरण और भाषिक बनावट की चर्चा तो हम अक्सर इस भाषा के बहाने करते ही रहते हैं। ये एक तरफा संवाद होते हैं। आप लोगों के संवाद हमें पत्रों से, मेल से मिलते हैं, उसको हम अगली बार लेने का प्रयास करते हैं। अब इस तरह के जो हम लोगों ने आज प्रारंभ किया है कि भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को भी बुलाया जाए मंच पर और उनके भाषा संबंधी विचारों को सुना जाए और लाभान्वित हुआ जाए, तो मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं आप लोगों से, विद्वान श्रोताओं से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप अधिक बड़ा न सही 3, 4, 5 मिनट का एक वीडियो बाइट अगर मुझे भेज सकें जो भाषा के किसी पहलू पर हो, छोटी समस्या पर हो, उस समस्या के निदान पर हो और हिंदी भाषा के व्यापक प्रभाव पर आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके विचार, आपके सुझाव, कुछ भी हिंदी के सकारात्मक पक्ष से संबंधित अगर आप भेज सकें तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसे कुछ वीडियो बाइट्स का एक प्रोग्राम बना लें जो और अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा और उनकी सहभागिता हमें प्राप्त हो सकेगी। सदा की तरह आप लोगों से विदा होने से पहले मैं ये निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, आप हमें प्रतिक्रिया दें। इस चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आपकी मर्जी है। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।